हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारी ये फोर्थ क्लास होगी और अभी तक हमने 3 क्लास कर लिए हैं। मॉडल्स एंड थ्योरीज फॉर नेट एंड जेआरएफ। नेट जेआरएफ के लिए जो मॉडल्स एंड थ्योरीज है आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड हमने 3 क्लासें कर ली हैं। 3 मॉडल हमने पढ़े, तीनों मॉडल हमने जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड पढ़े। हालांकि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड एक मॉडल और बचा हुआ है, स्लोप डेवलपमेंट वाला, वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर जो मॉडल दिया हुआ है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। उसमें एक मॉडल दिया हुआ है डरवेंट विटलेसी का, विश्व के कृषि प्रदेश या मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मॉडल दिया हुआ है डरवेंट विटलेसी का, वो आप लोगों को इसमें पढ़ना है। हिंदी में होगी ये क्लास। कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज का भी यूज किया जाएगा, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बिल्कुल कॉमन चीज है। अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उन इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज की वजह से ही आप थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले पेपर्स उठा करके देखे हैं, 2 दिन या 3 दिन पहले यूपीएचईएससी का या यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो हिंदी दी गई है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मतलब उसमें जो हिंदी दी गई है वो इंग्लिश मीडियम वाले प्रोफेसर्स ने पेपर बना करके उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है। जैसे उसमें एक जगह था रिलीफ, रिलीफ अगर होना चाहिए तो उच्चावच से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन वहां पर राहत लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा वहां पर जो कोरोक्रोमेटिक होना चाहिए था वहां पर चोरोक्रोमेटिक लिखा हुआ था, कोरोप्लेथ की जगह चोरोप्लेथ लिखा हुआ था। तो इंग्लिश जो है वो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। हाय, मेरा नाम है दीपक और मैं, ये है मेरी क्वालिफिकेशन। मेरा नाम है दीपक, ये मैं हूँ। मेरा नाम है दीपक, ये मैं हूँ, और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में 2018 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर से। यूजीसी नेट जेआरएफ में मैंने क्वालिफाई किया है 2022 में 99.66 परसेंटाइल के साथ। प्रेजेंट टाइम में पीएचडी कर रहा हूँ गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से, राजस्थान से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की, जो कि आपके नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लासेस आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होगी। कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में 7 दिन ये क्लासें ली जाएं। अगर हफ्ते में 7 दिन ये क्लासें नहीं ली जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हफ्ते में 5 दिन तो आपकी क्लासें होंगी ही होंगी। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आप लोगों की क्लासें होंगी, और 2 दिन में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए शनिवार और रविवार को भी क्लासें अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विश्व के कृषि तंत्र या एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और किसका वर्गीकरण हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर आज? डरवेंट विटलेसी का जो क्लासिफिकेशन है वो हम प्रस्तुत करेंगे। डरवेंट विटलेसी के क्लासिफिकेशन को जनरली कहा जाता है विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कहा जाता है। परिचय की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, कृषि जो है वो मानव की सबसे मूलभूत गतिविधि है। कृषि से ही हमें खाने को मिलता है, कृषि से ही हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जिससे प्रोसेस करके हम अपने डेली टू डेली लाइफ को रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या होता है वो देखिए, समान कार्यात्मक विशेषताओं वाला कोई क्षेत्र या प्रदेश कृषि तंत्र कहलाता है। समान कार्यात्मक विशेषताओं वाला कोई क्षेत्र जिसमें हम किस तरह की कोई क्रॉपिंग करते हैं तो उसे हम कृषि सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, समान कार्यात्मक विशेषताएं, यह एक विस्तृत शब्द है जो कार्यात्मक विशेषताओं पर जोर देता है। यह एक विस्तृत शब्द है जो कार्यात्मक विशेषताओं पर जोर देता है। किस तरह की कार्यात्मक विशेषताएं? समान कार्यात्मक विशेषताओं पर जोर देता है। ठीक है, हमेशा यह एक नाजुक संतुलन रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है और बढ़ती जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन कैसे किया जाए। हमेशा ये
डिबेट रही है कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, प्रेज़ेंट टाइम में इंडिया की देख ले, तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को सस्टेन किस तरीके से किया जाए और कृषि का कितना भाग पृथ्वी की सतह का हमारे पास जो एरिया है, उसका कितना भाग कृषि के लिए उपयोग लिया जाए ताकि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन प्रोवाइड करवाया जा सके। ये हमेशा से एक प्रश्न बना हुआ रहता है, हमेशा से, प्राचीन काल से लेकर के आज तक भी बना हुआ है और आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो भी ये प्रश्न बना रहेगा कि जनसंख्या को पोषित करने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में किस तरह की कृषि की जानी चाहिए। एक कृषि तंत्र एक अकेला खेत या परस्पर संबंधित खेतों का समूह हो सकता है, जिनमें कृषि संबंधी समानताएं होती है। ध्यान रखना, कृषि से रिलेटेड एक सिंगल फार्म भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फार्म भी हो सकता है, जिसमें कृषि तथा कृषि से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए और उन एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट समानताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये कृषि तंत्र हो गया। आगे देखिए, कृषि प्रदेश की परिभाषा, या कृषि प्रदेश की जो परिभाषा है वो आप लोगों को एग्जाम में पूछी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि प्रदेश एक अनइंटरप्टेड क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? एक अखंड क्षेत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की समानता होती है। ध्यान रखना, कृषि प्रदेश होमोजीनस प्रदेश होता है जिसकी स्पष्ट रूप से निर्धारित बाहरी सीमाएं होती हैं। ध्यान रखना, कृषि प्रदेश एक ऐसा अखंड क्षेत्र होता है जिसमें समानता होती है, होमोजिनिटी होती है, तथा जिसकी स्पष्ट रूप से निर्धारित स्पेसिफाइड डिफाइंड आउटर लिमिट्स होती है, उसे हम क्या कहेंगे? कृषि प्रदेश कहेंगे। ये डेफिनेशन जो है वो आप लोग ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया था कि कृषि प्रदेश कैसा प्रदेश है, वो एक समान प्रदेश है, होमोजिनस प्रदेश है, समानता रखने वाला प्रदेश है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे डर्वेंट विटलेसी की, जिसे हम लोग डी विटलेसी कह देते हैं। देखो, विटलेसी जो है, उन्होंने कृषि प्रदेशों का पहला वैज्ञानिक प्रयास प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1936 में। ये डेट जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। उन्होंने 1936 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स की एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों का अपना पहला कार्य प्रकाशित किया था। उनकी जो प्रकाशन था, उनकी जो पब्लिशन थी, वो उसका नाम क्या था? विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश, यानी कि एग्रीकल एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये उसका नाम था, या एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ। उन्होंने ये पेपर प्रस्तुत किया था वहां पर। विटलसी ने पृथ्वी के कृषि तंत्र को निम्नलिखित 5 विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया था। देखो, विटलसी ने 13 कृषि प्रदेश बताए थे। ठीक है, 13 कृषि प्रदेश उन्होंने बताए थे। अब इन 13 कृषि प्रदेशों को विभाजित करने का, या विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए, उन्होंने 5 आधार यहाँ पर भी देखे कि इन 5 विशेषताओं के आधार पर हम पूरे वर्ल्ड को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये 5 जो आधार हैं, विशेषताएं जो हैं, जिनके आधार पर 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो ये है कि फसल पशुधन संबंध, मतलब क्रॉप लिवस्टॉक एसोसिएशन। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं कि फसल और पशुधन किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर हम कृषि एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा है फसल उगाने और पशुधन उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां, यानी कि हम फसल उगाने के लिए प्लस पशुधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं? वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं, पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हैं, चरवाही विधियों का उपयोग करते हैं, या सब्सिस्टेंस यानी कि केवल निर्वाह कृषि का उपयोग कर रहे हैं, केवल, मतलब सिंपल सी बात है, उत्पादन के लिए, फसल उगाने के लिए हम कौन-कौन सी विधियों का उपयोग कर रहे हैं, पारंपरिक विधि का उपयोग कर रहे हैं या वैज्ञानिक विधि का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह की विधि का उपयोग हम कर रहे हैं, उसके आधार पर भी हम क्षेत्रों को विभाजित कर सकते हैं। तीसरा है भूमि पर श्रम, पूंजी और संगठन के प्रयोग की तीव्रता। जिस भूमि पर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिस भूमि पर एग्रीकल्चर की जा रही है, उस भूमि पर श्रम कितना किया जा रहा है, मैनुअली लेबर को कितने हैं, मशीनें कितनी काम कर रही हैं,
पैसा कितना लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वहाँ पर वर्क कर रहा है, कितने लोग हैं, कितनी मशीनें लगी हुई हैं, कौन-कौन सी साइंटिफिक एक्टिविटी की जा रही है, रिसर्चेज़ किए जा रहे हैं है या नहीं, कि ज़्यादा किए जा रहे हैं या कम किए जा रहे हैं, ये सभी पार्ट भी हमें देखना होता है, ठीक है? चौथा देखिए, उत्पादों का उपभोग या निपटान। चौथा आधार ये होता है कृषि क्लासिफिकेशन के लिए कि जो चीज़ वहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है, मतलब जो प्रोडक्ट्स हम उगा रहे हैं, जो चीज़ें हम उगा रहे हैं, जो चीज़ें हम पैदा कर रहे हैं, उनका हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। केवल अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए उपयोग कर रहे हैं या उसको मार्केट में एज़ ए कमर्शियल कमोडिटी के रूप में देखते हैं, ठीक है? तो उस जो उत्पादन हमारे पास हो रहा है, उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, उसका उपभोग कंज़म्पशन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? उसके आधार पर भी कृषि प्रदेशों का विभाजन किया गया है। और 5वां है यहाँ पर कृषि कार्यों को संचालित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचनाओं का समूह है। कृषि कार्यों को संचालित करने के लिए हम किस तरीके के घर बनाते हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज़ बनाते हैं, किस तरीके के फार्म्स बनाते हैं, फार्म्स बड़े हैं या छोटे हैं, उन फार्म्स में किस तरीके के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, मैनुअली लेबर ऑपरेशन किया जा रहा है या मशीनें लगाई जा रही है, किस तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन का ग्रुप्स का यूज़ किया जा रहा है, तो इसके लिए इसके आधार पर भी हम कृषि व्यवस्थाओं को, कृषि वर्गीकरण को स्थापित करते हैं। तो इन्हीं पाँचों आधार पर ये जो 5 आधार हमने पढ़े हैं, पशु, फसल, साहचर्य हमने पढ़ा है, फसल उगाने और पशुधन उत्पादन के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो विधियाँ हैं, उनके आधार पर, भूमि पर श्रम, पूँजी और संगठन के प्रयोग की तीव्रता के आधार पर, उत्पादों का उपभोग कैसे किया जा रहा है या निपटान कैसे किया जा रहा है, उसके आधार पर कृषि कार्यों को संचालित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो भी संरचनाएँ होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी कंपोज़िशंस होती हैं, वो सारी उनके आधार पर इन्होंने क्या किया है, कि इन्होंने डरवेंट विटलेसी ने विश्व का कृषि का वर्गीकरण उन्होंने प्रयोग किया है। तो उपरोक्त संकेतों के आधार पर विटलेसी ने कृषि तंत्र के निम्नलिखित कितने प्रकार बताए हैं? 13 प्रकार बताए हैं। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार हैं। पहला है घुमंतु पशुपालन, जिसे हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा है वाणिज्यिक पशुपालन रेंचिंग, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल लिवेस्टॉक रेंचिंग। इनके बारे में सबके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा है स्थानांतरित कृषि, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि, रूडिमेंट्री सीडेंटरी टिलेज। पांचवा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज विद पेडी डोमिनेंस। और छठवा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज विदाउट पेडी डोमिनेंस, ठीक है। सातवां है कमर्शियल प्लांटेशन, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि। नौवां है वाणिज्यिक अनाज, जिसे हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कह देते हैं। 10वां है वाणिज्यिक पशुपालन एवं फसल कृषि, जिसे हम मिश्रित कृषि में भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर फसल भी उत्पादित की जा रही है प्लस पशुपालन भी उत्पादित किया जा रहा है और दोनों का ही उद्देश्य क्या है, वाणिज्य है, ठीक है। निर्वाह है फसल एवं पशुपालन कृषि, ये तो था वाणिज्यिक और ये है निर्वाह। ये भी एक तरह से मिक्स्ड टाइप की है, लेकिन ये मिक्स्ड टाइप की वो है जिसमें केवल अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है और यहाँ पर व्यापार के लिए कृषि की जाती है। 12वां है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, क्या कहते हैं, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। और 13वां है विशिष्ट उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पादन, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरीकल्चर, ठीक है। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग की। मतलब एक ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें लोग जो हैं वो अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते हैं तथा कृषि की व्यवस्था को निभाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से लोग जो है वो पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, ठीक है, और सीजन टू सीजन गमन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग, इसमें पशुओं का पालन किया जाता है, इसमें क्रॉप्स नहीं उगाई जाती है, ध्यान रखना, इसमें फसलों को नहीं उगाया जाता है, इसमें केवल पशुओं को चराया जाता है, जिसे हम कहते हैं चरवाहे लोग जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यह जो कृषि है वो प्राकृतिक चारागाहों पर आधारित पशु चराई का एक विस्तृत रूप है। कैसा रूप है? प्राकृतिक चारागाहों पर आधारित, ध्यान रखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। चारागाह कैसे होंगे? प्राकृतिक चारागाह होंगे और उन पर पशुओं को चराया जाएगा, जिसमें घुमंतु लोग, जिन्हें हम कहते हैं नोमैड्स,
मौसमी रूप से निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। गर्मियों में वो अलग स्थान पर होंगे, सर्दियों में वो अलग स्थान पर होंगे। जैसे जैसे सीजन चेंज होगा उनका माइग्रेशन होगा, मतलब वो एक जगह पर टिके हुए नहीं रहते, वो घूमते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पशुओं के जो झुंड होते हैं मुख्यतः उन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक सीमित होते हैं जहां प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से घास होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नोमैडिक हर्डिंग जो की जाती है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से क्या होती है, घास होती है। अभी यहाँ पर लोकेशन की हम बात करें कि वर्ल्ड में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो वर्तमान में जो घुमंतू पशुपालन है, वो मुख्यतः सहारा अफ्रीका में केंद्रित है, ठीक है? और धीरे-धीरे जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है। सहारा अफ्रीका के कौन-कौन से केंद्र हैं? मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया। इसके अलावा एशिया के दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में भी यह पाया जाता है। एशिया के दक्षिण पश्चिम जो भाग है, एशिया के दक्षिण पश्चिम वाले कौन से भाग है? अगर मैं बात करूं तो एशिया के दक्षिण पश्चिम वाले भाग पश्चिमी एशिया हम जिसे हम कह देते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, अ, कतर, कुवैत, ओमान, ऐसे वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी इस तरह का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा एशिया के जो मध्य भाग है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर भी इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा स्कैंडिनेवियाई जो देश होते हैं जिनमें हम इंक्लूड करते हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी कनाडा में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। चोमटा क्या है? चोमटा के दक्षिणी सीमांत पर भी कुछ घुमंतू पशुपालक पाए जाते हैं। ये लाइन आप लोग हटा देना यहाँ पर, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये चोमटा नहीं लिखा हुआ, ये गलत टाइप हो गया। ये चोमटा नहीं है, ये हम कह सकते हैं टुंड्रा है। टुंड्रा के जो दक्षिणी सीमांत होते हैं, टुंड्रा क्षेत्र जिन्हें हम साइबेरिया वगैरह कह सकते हैं, वहाँ के जो दक्षिणी सीमांत होते हैं वहाँ पर भी कुछ घुमंतू पशुपालक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लैप्स हो गए, याकूत्स हो गए और एस्किमोज जो हो गए, वो भी घुमंतू या नोमैडिक हर्डिंग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बकरी का नाम लिया जाता है, अंगोरा बकरी, जिसकी रेशमी ऊन मोहेर कहलाती है। क्या कहलाती है? मोहेर कहलाती है। विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस है वो मध्य एशिया के घुमंतू पशुपालन में भी किया जाता है। मध्य एशिया वाले जो क्षेत्र है जिनमें मंगोलिया, तिब्बत, शिनजियांग चाइना का प्रांत, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज स्टेपी हो गया, ये सभी घुमंतू लोगों के पारंपरिक क्षेत्र कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज, ध्यान रखना। घुमंतू लोगों के पारंपरिक क्षेत्र कौन से हैं? तो वो क्षेत्र है मध्य एशियाई क्षेत्र। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके, ध्यान रखना। कजाक, किर्गिज और मंगोल प्रमुख पशुपालक घुमंतू समुदायों में शामिल किए जाते हैं। ये घुमंतू लोग क्या करते हैं? चारे और पानी की खोज में मध्य एशिया के जो फुट हिल्स हैं
ऊंची जो घाटियां हैं, पठार हैं, विस्तृत बेसिन है और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, चारे और पानी के लिए, ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में। और इस तरह का जो ट्रांसफर होता है, इस तरह का जो स्थानांतरण होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। देखो ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है, मैं बोलता हूँ एक बार, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। पशुपालन या घुमंतु पशुपालन करने वाले लोग सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में पहाड़ी ढालों पर चले जाते हैं तथा सर्दियों के दिनों में पुनः है मैदानी क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं अपने पशुओं को साथ लेकर के। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांस ह्यूमेंस कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है, सीजनल जो माइग्रेशन होता है अपने पशुओं के साथ, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांस ह्यूमेंस कहलाती है, ठीक है। यह पशुपालन या घुमंतु जीवन का एक रूप है जिसमें पशुओं को गर्मियों में तो पहाड़ी चारागाहों और वर्ष के बाकी समय निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं। मौसमी प्रवास निम्न और उच्च अक्षांशों के बीच भी हो सकता है। देखो मौसमी जो प्रवास होता है वो पहाड़ों पर ही और मैदानों पर ही नहीं होता, वो निम्न और उच्च अक्षांशों पर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो साइबेरिया के जो क्षेत्र हैं, वहां पर सर्दियों में वहां के लोग क्या होते हैं, साइबेरिया के दक्षिणी भागों में या एशिया के अपर मध्यवर्ती भागों में आ जाते हैं, साइबेरिया के दक्षिणी भागों में आ जाते हैं। और जैसे ही सर्दियां खत्म होती है तो वो टुंड्रा प्रदेशों की ओर वापस से गमन कर देते हैं, टेगा प्रदेशों की ओर वापस से गमन कर देते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा और उप आर्कटिक टेगा के बीच में ये जो आवागमन है, वो साइबेरियन जो लोग है वो रेंडियर के साथ अपना प्रवास करते रहते हैं। तो ये मौसमी प्रवाह जो है वो निम्न और उच्च अक्षांशों के बीच में भी हो सकता है, प्लस पर्वतों और मैदानों पर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे साइबेरिया के रेंडियर का उप आर्कटिक टेगा और आर्कटिक टुंड्रा के बीच आवागमन, सर्दियों में तो वो आ जाएंगे कहां पर, उप आर्कटिक टेगा की तरफ आ जाएंगे, और गर्मियों में वो कहां चला जाएंगे, आर्कटिक टुंड्रा में चले जाएंगे, ठीक है। विशेषताएं देखिए इसकी क्या है। घुमंतु पशुपालन एक पारिस्थितिकी या पशु आधारित पारिस्थितिकी प्रणाली है जो कृषि प्रणालियों से भिन्न है। इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। घुमंतु पशुपालन एक इकोलॉजिकल या हम कह सकते हैं कि एनिमल बेस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम है, एनिमल बेस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो कि एग्रीकल्चरल जो सिस्टम होता है उससे थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होता है, ज्यादातर कृषि उत्पाद को उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कृषि उत्पाद नहीं है, यहाँ पर केवल पशु है और पशुओं को चराया जा रहा है, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, ओके। यह मुख्यतः परिवार के लिए भोजन उत्पादन करने और वस्त्र, आवास तथा मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक मिनट। इसमें हम देखें तो मुख्यतः इसका परिवार के भोजन उत्पादन करने और वस्त्र, आवास और तथा मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है। यह कृषि का एक घटता हुआ प्रकार है। ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन एग्जाम में पूछी हुई है। प्रेजेंट टाइम में इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत कम हो रही है और धीरे धीरे इनकी जो संख्या है इस प्रैक्टिस को करने वाले, उनकी संख्या भी कम हो रही है। समय के साथ इसका महत्व जो है वो कम होता चला जा रहा है। घुमंतु पशुपालन की मुख्य विशेषता यह है कि लोग अपने पशुओं के साथ लगातार चारे की खोज में स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। अरब के अगर मैं बात करूं तो बदायूं लोग जो है वो सहारा के टुआरेग या टोराक जिन्हें हम कह देते हैं लोग भी उत्तरी अफ्रीका और
दक्षिण पश्चिमी एशिया के मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्रों में घुमंतु पशुपालन करते हैं। ये लाइन भी आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी हम अगर बात करें तो जस्ट उल्टा है नोमैडिक हर्डिंग से, ये है वाणिज्यिक पशुपालन रेंचिंग। रेंच का मतलब होता है बाड़ा, रेंच का मतलब होता है बाड़ा, ठीक है। बाड़ा बाड़ा बनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा बाड़ा क्या होता है। मतलब इसमें पशुओं को पाला तो जाता है, नोमैडिक हर्डिंग में भी पशुओं को पाला जा रहा था, इसमें भी पशुओं को पाला जा रहा है, लेकिन इसमें पशुओं को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर नहीं घूमा जाता है। इसमें पशुओं का जो पालन किया जाता है वो वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। उनके जो उत्पाद होते हैं, पशुओं के जो उत्पाद होते हैं, पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, उनको मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ये पालन किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इतने बड़े-बड़े फार्म्स होते हैं, जहाँ पर पशुओं को पालन किया जाता है, घुमाया नहीं जाता है। यह जो प्रैक्टिस की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? यह समशीतोष्ण टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स होते हैं, उनमें ये प्रैक्टिस की जाती है, ये विस्तृत रूप से पशुपालन किया जाता है। जहाँ बड़ी संख्या में गाय, भेड़, बकरियाँ, घोड़े पाले जाते हैं, ठीक है? इनको घुमाया नहीं जाता है। स्थान की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में इस तरह का जो पशुपालन रेंचिंग की जाती है वो मुख्यतः अमेरिका में किया जाता है और अमेरिका में आपको पता है कौन-सा प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं, टेम्परेट प्रेयरी घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है डाउन्स पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है क्या पाए जाते हैं, वेल्ड्स पाए जाते हैं। ब्राज़ील में आपको पता है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में आपको पता है क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं पंपाज़, ठीक है। पेरू में भी थोड़ा बहुत पंपाज़ के क्षेत्र, न्यूज़ीलैंड में कैंटरबरी पाए जाते हैं, कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं। इस तरह के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेज़ की जाती है, कमर्शियल लिवस्टॉक रेंचिंग, ठीक है। विशेषता क्या होती है? घुमंतु पशुपालन के सबसे निकटतम समकक्ष नियरेस्ट इक्विवेलेंट रेंचिंग है। जिस तरीके से नोमैडिक हर्डिंग में पशुपालन किया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी पशुपालन किया जा रहा है। बस क्या है कि नोमैडिक हर्डिंग में पशुपालन जो है वो अपने परिवार के भरण-पोषण, उनके वस्त्र और उनके मनोरंजन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर के किया जाता है। और इसमें जो किया जाता है वो पशुपालन तो किया जाता है, लेकिन मार्केट उद्देश्य से, मार्केट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके उद्देश्य से उनका पशुपालन किया जाता है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विशेषताएँ देखिए, पशुपालन रेंचिंग करने वाले मुख्यतः पशुपालन जो है उनमें विशेषज्ञ होते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में विशेषज्ञ नहीं होते, यहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं और फसल उत्पादन को लगभग वो छोड़ देते हैं। भले ही दोनों शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ही क्यों ना रहते हों। पशुपालन फसल उत्पादन वो लगभग छोड़ देते हैं, केवल पशुपालन उत्पादन किया जाता है और वैज्ञानिक तौर पर किया जाता है। पशुपालक जो रेंचर होते हैं उनका निवास स्थान स्थायी होता है और नोमैडिक हर्डिंग में निवास स्थान स्थायी नहीं था, यहाँ पर निवास स्थान स्थायी होता है और वे जनजातीय संगठन के बजाय व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। नोमैडिक हर्डर्स जो है वो जनजातीय संगठन के अंदर काम करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ये कार्य करते हैं, ठीक है। पशुपालन रेंचिंग घुमंतु पशुपालन से कई महत्वपूर्ण पहलुओं में से ये भिन्न होती हैं। अब कौन-कौन से पहलुओं में ये भिन्न होती है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि हम अगर कहें तो पशुपालन और घुमंतु पशुपालन जो है, पशुपालन रेंचिंग और घुमंतु पशुपालन है जो होते हैं, उनमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो पशुपालन रेंचिंग घुमंतु पशुपालन से कई महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न होता है और इन पहलुओं की विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करें तो निवास स्थान को लेकर के। निवास स्थान को लेकर के अगर हम बात करते हैं निवास स्थान को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो देखिए, घुमंतु जो पशुपालन लोग होते हैं, वो अपने पशुओं के साथ लगातार घूमते रहते हैं। उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। लेकिन जो रेंचिंग की जाती है, उसमें रेंचर्स का जो स्थान होता है, वो निवास स्थान स्थायी होता है, परमानेंट सेटलमेंट होता है उनका, ठीक है। दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूँ मोबिलिटी की, तो घुमंतु पशुपालन जो है, वो उच्च गतिशीलता, लगातार स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन रेंचिंग में बहुत कम गतिशीलता होती है, केवल सीमित क्षेत्र में पशु चराई की जाती है। उनके फिक्स बाड़े होते हैं, फिक्स चारागाह होते हैं, उनमें पशु चराई होती है। भूमि के स्वामित्व की बात करें तो घुमंतु पशुपालन वाले जो लोग होते हैं, उनमें सामान्यतः सामुदायिक या खुली भूमि होती है, कॉमन या अनऑन्ड लैंड होता है, उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेंचिंग में जो
जमीन होती है वो निजी स्वामित्व वाली होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लीज पर भूमि को लेकर के वहां पर कमर्शियल लिव स्टॉक रेंचिंग का कार्य करते हैं। आर्थिक उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो घुमंतु पशुपालन का आर्थिक उद्देश्य केवल निर्वाह होता है, मुख्यतः निर्वाह के लिए होता है। लेकिन रेंचिंग जो की जाती है वो पूरी तरीके से वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। उत्पादन जो होता है वो बाजार के लिए होता है। तकनीकी स्तर की अगर मैं बात करूं तो घुमंतु पशुपालन में तकनीकी जो है वो पारंपरिक और कम तकनीक में यूज की जाती है, जबकि रेंजर्स जो है वो आधुनिक तकनीक का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, वाटर मैनेजमेंट का यूज करते हैं, फेंसिंग आदि का उपयोग वो करते हैं। संगठन की अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो घुमंतु पशुपालन का जो संगठन होता है वो जनजातीय संगठन होता है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि रेंचिंग में व्यक्तिगत या कॉरपोरेट कमर्शियल एंटरप्राइजेस के रूप में वो कार्य करते हैं। पशुओं की देखभाल की अगर मैं बात करूं तो घुमंतु पशुपालन प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भर होते हैं, जबकि रेंचिंग में अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होती है उनमें। ठीक है, पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है। उत्पादन का स्तर की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो जो घुमंतु पशुपालन होते हैं उनमें उत्पादकता कम होती है, जबकि रेंचर्स में उत्पादकता क्या होती है, ज्यादा होती है। बाजार से संबंध की अगर मैं बात करूं तो घुमंतु पशुपालन का बाजार से संबंध कम होता है, जबकि रेंचर्स का पूरा संबंध ही किससे होता है, बाजार से होता है। प्रोडक्शन जो किया जाता है वो मार्केट ओरिएंटेड होता है, पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केट ओरिएंटेड होता है। इनकी जीवन शैली की अगर मैं बात करूं तो जीवन शैली घुमंतु पशुपालन की जीवन शैली जो है वो पारंपरिक और सरल जीवन शैली होती है, और रेंचर्स की जो जीवन शैली होती है वो अपेक्षाकृत मॉडर्न होती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफस्टाइल होती है, इनकी ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल होती है घुमंतु पशुपालन के कंपैरिजन में। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा कृषि व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वह स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम लोग कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, फिर जंगलों को काट करके जो कटी हुई लकड़ियां हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उस स्थान पर एग्रीकल्चर की जाती है। कुछ वर्षों तक उस पर एग्रीकल्चर की जाती है, फिर उसे छोड़ करके दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया वापस से दोहराई जाती है, काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर इस तरह से जो है वो खेत जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं उनके, वो खेत जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जो फार्म्स होते हैं उनको वो शिफ्ट करते रहते हैं, आज इस फार्म पर किया, 3 वर्ष बाद में दूसरे फार्म पर, 4 वर्ष बाद में दूसरे तीसरे फार्म पर, इस तरह से फार्म जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह दिया जाता है। ठीक है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो क्षेत्र है वो दिए गए हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये वाले क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, ये मेक्सिको वाला क्षेत्र, मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र। ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कोई साइट जो है वो सिलेक्ट की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, पहले एक साइट सिलेक्ट की जाती है कि हाँ भाई साहब हमें इस जगह पर एग्रीकल्चर करना है, और इस जगह पर एग्रीकल्चर करने से पहले वो क्या करते हैं, उस साइट पर जाकर के स्लैशिंग करते हैं, मतलब वहां पर जो पेड़ पौधे होंगे उनको काटेंगे, उनको काटेंगे और काट करके उनको क्या कर देंगे, सुखा करके जला देंगे। ठीक है, जलाने के बाद क्या करेंगे, उस जगह को वो क्लीन करेंगे, वहां की फेंसिंग करेंगे। ठीक है, और वहां की फेंसिंग करने के बाद वहां पर वो फसल उत्पादन करेंगे और हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मूलतः एक भूमि परिवर्तन प्रणाली है, मतलब इसमें जो लैंड है उसका रोटेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। लैंड एक स्थायी नहीं होता है। किसान जो है वो माचेट्स और अन्य धारदार औजारों का उपयोग करके छोटे छोटे भूभागों से झाड़ियों और निचली वनस्पति को साफ करता है, वनस्पति को काट देता है। इसके बाद वे पेड़ों को पूरी तरह काट कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इन साफ करने की तकनीकों के कारण इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, एंड स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। काट करके जला करके उस स्थान को साफ कर दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। रोटेशन फील्ड एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रारंभिक कृषि प्रणाली है, इंपॉर्टेंट चीज है। यह एक प्रिमिटिव टाइप की सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कही जाती है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि ये निर्वाह कृषि के कैटेगरी में आती है, निर्वाह कृषि की कैटेगरी में ये आती है। ओके, ध्यान रखना, एक प्रारंभिक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कैटेगरी में आती है। ठीक है, जो मुख्यतः कहाँ पर की जाती है, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय जो निम्न भूमियां है वहां पर,
और उष्णकटिबंधीय जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, यह विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पर प्रचलित है ये देखिए, मध्य अमेरिका में ये प्रचलित है, अफ्रीका में ये प्रचलित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है, इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का ही पार्ट है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में भी ये प्रचलित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने मैप में दिया हुआ है। ठीक है, मैप में यहाँ पर दिया हुआ है। यार ये रबर काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो छोड़ो। देखिए यहाँ पर ये मध्य अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग हो गया, अफ्रीका का भाग हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वो हो गया, इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वो हो गया, इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। सिंपल सी बात है, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र, ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, निचले भाग होते हैं, वहां पर भी इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, तो स्थान हमने देख लिए। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो विशेषताएं जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दुनिया के विभिन्न अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे सामान्यतः स्लैश एंड बर्न एंड बुश फेलो एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न एंड बुश फेलो एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके नाम अलग अलग है। जैसे इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, लदान या लदांग कहा जाता है। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मध्य अमेरिका में? या फिर मैं कहूँ मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, मैक्सिको में भी इसे मिल्पा कहा जा सकता है। कोंगो मध्य अफ्रीका में इसे महोले कहा जाता है, या मसोले, मसोले इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कृषि प्रणाली में किसान केवल अपने परिवार के लिए भोजन उगाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने कहा था ना कि ये एक किस प्रकार की कृषि है, निर्वाह प्रकाश की कृषि है। यदि कोई छोटा मोटा सरप्लस बच जाता है, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करने के बाद, अपने परिवार की जितनी आवश्यकताएं होती है उसके बाद अगर छोटा मोटा थोड़ा सा एडवांस या एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसे वस्तु विनिमय के माध्यम से बदला जाता है। मतलब वस्तु के साथ वस्तु बदल दी जाती है, जो कि पास के बाजारों में या नगद में भी बेचा जाता है। थोड़ा बहुत सिस्टम है यहाँ पर, बाकी इनका जो उद्देश्य होता है वो कमर्शियल नहीं होता, इनका उद्देश्य केवल परिवार के भोजन की व्यवस्था करना होता है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें फसलों के बजाय खेतों का घूर्णन प्रमुख होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखो, यहाँ हम अपने आसपास की बात करें तो सीजन टू सीजन जो है वो क्रॉप्स चेंज की जाती है। जैसे हमने हमारे खेत में इस टाइम पर बाजरा उगा दिया, ठीक है, इस टाइम पर जो है वो मतीरे वगैरह उगा रखे हैं। इसके अलावा थोड़े दिनों बाद में जब बरसात होगी तो उस टाइम पर बाजरा उगा देंगे। फिर बाजरा जब काटेंगे तो सर्दियों के टाइम में गेहूं उगा देंगे। तो इस तरीके से एक ही खेत में जो है वो क्रॉप रोटेशन किया जाता है, क्रॉप को बदल बदल करके लगाया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें खेत को ही बदल दिया जाता है। इसमें क्रॉप रोटेशन नहीं होता, इसमें फील्ड रोटेशन हो जाता है कि भाई साहब, खेत में हमने 3-4 साल अपने यहाँ पर काम कर लिया, फसल उगा ली, अब क्या कर दो, खेत ही बदल दो। ठीक है, तो इसमें फील्ड रोटेशन होता है बजाय क्रॉप रोटेशन के। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन आपको पूछा जा सकता है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी की जाती है, तो वो की जाती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ लगभग 6% लोग इस पर निर्भर हैं। कितने प्रतिशत लोग? 6% लोग। इनमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं खाद्यान्न में चावल, मक्का, बाजरा, सब्जियां, सोयाबीन, ये उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चावल, मक्का, बाजरा, सब्जियां, सोयाबीन, इस तरह की चीजें यहाँ पर उगाई जाती है। अब भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, जितनी भी ज्योग्राफिकल जो एग्जाम्स होती हैं, इवन एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से जाना जाता है।
झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर इसे बेवार या दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवार या दहिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला होता है, वहाँ इसे दीपा कहा जाता है। दक्षिणी जो राज्य होते हैं, सदर्न जो स्टेट्स होते हैं, तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इसे एरका या ज़ारा कहा जाता है। ज़ारा या एरका कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान होता है, जहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अ, हाड़ौती क्षेत्र हो गया, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो हो गया, वहाँ पर इसे वालरा कहा जाता है। इसके अलावा इसे यहाँ पर दजिया एंड चिमाता भी कहा जाता है। दजिया या चिमाता भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में कहा जाता है और दजिया मैदानी क्षेत्रों में कहा जाता है। क्या ये चीज़ सही है? आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहा जाता है। केरल का जो पश्चिमी भाग होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी जो घाट जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। ओडिशा में इसे कहा जाता है पामा डाबी कॉमन ब्रिंगा। क्या कहा जाता है? पामा डाबी कॉमन ब्रिंगा इसे कहा जाता है। या तो पामा कह देंगे या फिर डाबी या कॉमन या फिर ब्रिंगा कह देंगे। हिमालयी जो क्षेत्र होता है, वहां पर इसे खिल नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसे पामलोव कहा जाता है। ध्यान रखना, मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, लेकिन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट होने के बावजूद भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वहां पर झूमिंग नहीं कहा जाता है, वहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पामलोव कहा जाता है। तो मणिपुर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? पामलोव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, लेकिन फिर भी वहां पर झूमिंग ना कह करके उसे क्या कहा जाता है? पामलोव कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में इसे क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। विश्व में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, वैसे ही विश्व के बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में की जाती है, वहां पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। जैसे कि वियतनाम जो है, वियतनाम में इसे कहा जाता है रे। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर में इसे कहा जाता है टावी। टावी मेडागास्कर। मसोले, कोंगो जायरे जो नदी घाटी क्षेत्र है, वहां पर इसे मसोले नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा फैंग कहा जाता है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत कम बार पूछा गया है, तो ये आगे आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। ठीक है। लोगन कहा जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। लोगन, आपने एक मूवी भी देखी होगी, लोगन वुल्वरीन। तो लोगन इसे पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है। कोमिलो इसे कहा जाता है मैक्सिको में। कोमिलो कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको में कहा जाता है। इसके अलावा इसे मिल्पा जो है वो यूकाटन और ग्वाटेमाला जो मध्य अमेरिकी क्षेत्र है, मध्य अमेरिकी जो क्षेत्र है, वहां पर इसे मिल्पा या मिल्पा कहा जाता है। कौन, वेनेजुएला में इसे कोनू को कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। म्यांमार में इसे टोंगिया कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। जावा और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। ठीक है। और केंगिन फिलीपींस में कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि या रूडिमेंट्री टीलेज, सीडेंट्री टीलेज जिसे हम कह देते हैं। रूडिमेंट्री सीडेंट्री टीलेज कह देते हैं। इसमें ये जो है वो अगर मैं कहूँ तो पारंपरिक जो कृषि की जाती है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। पारंपरिक कृषि की जाती है, इसमें फावड़े, दंताड़ी इनका यूज किया जाता है, मशीनों का यूज नहीं किया जाता है। परिवार के लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं, परिवार के लोग खेती में काम करते हैं। ठीक है। मशीनों का उपयोग यहाँ पर बहुत कम किया जाता है। देखिए, मैन जो है इंडिविजुअल लेबर यहाँ पर वर्क की जाती है, फावड़ों दरातियों से यहाँ पर वर्क किया जाता है। ठीक है। यह कृषि का वह रूप है जिसमें एक स्थायी किसान एक ही स्थान पर खेती करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलग थी, हालांकि वो भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की थी, लेकिन ये सबसिस्टेंट सीडेंट्री टीलेज एग्रीकल्चर है। इसमें एक स्थान विशेष पर कृषि की जाती है, सेटल होकर के, और खेतों का घूर्णन नहीं किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में
क्रॉप रोटेशन की बजाय फील्ड रोटेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, फील्ड रोटेशन नहीं है, जबकि क्रॉप रोटेशन यहाँ पर किया जाता है। एक ही खेत में बदल बदल करके क्रॉप्स उगाई जाती है, जबकि खेती के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रारंभिक या प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। फिर भी यह कृषि प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होती है, मोर रिलायबल होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कंपेरिजन में। इस स्थानों की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक स्थायी कृषि मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में की जाती है। मध्य अमेरिका वाले जो क्षेत्र है वहां पर, दक्षिण अमेरिका में की जाती है, अफ्रीका में की जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो एशियाई है वहां पर ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले जो एरियाज होते हैं उनके आसपास वाले एरियाज ही होते हैं। बस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या था, क्रॉप रोटेशन की बजाय फील्ड रोटेशन था। यहाँ पर फील्ड रोटेशन ना हो करके क्रॉप रोटेशन होता है। फील्ड यानी कि जो किसान होता है वो एक जगह पर रह करके अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करता है। मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पर देखिए, इस कृषि प्रणाली में खेतों के बजाय फसलों का घूर्णन किया जाता है। इंपॉर्टेंट, भूमि और उगाई जाने वाली फसलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भूमि पर ध्यान दिया जाता है, उस भूमि पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही है इस पे ध्यान दिया जाता है। जुताई की विधियां अधिक सघन होती है, लेकिन सारा कार्य किससे होता है, हाथों से किया जाता है। जुताई की जो विधियां होती है बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है, सारा कार्य जो है वो हाथों से किया जाता है, मैनुअल लेबर किया जाता है। मिट्टी की जुताई और गुड़ाई साधारण और कच्चे औजारों से की जाती है। जो साधारण औजार होते हैं, मशीनों की, मशीनें नहीं होती, साधारण जो औजार होते हैं, क्रूड हैंड इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर निराई और गुड़ाई, प्लगिंग और गुड़ाई की जाती है। खेतों में मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है, यहाँ पर इस प्रणाली में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलें जो हैं वो ट्यूबर और सीरियल टाइप में इंक्लूड की जाती है, यानी कि फसलें कंद और अनाज वर्ग से संबंधित होती है। जैसे आलू हो गया, ये कंद से रिलेटेड है। शकरकंद हो गया, इसके अलावा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कसावा हो गया, केला हो गया। इस तरह की यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, केला भी कहीं कहीं पर उगा लिया जाता है। ये देखिए, ये वाले जो एरियाज हैं वहां पर रूडिमेंट्री सीडेंट्री टाइप की टीलेज की जाती है। ठीक है, रूडिमेंट्री सीडेंट्री टाइप की एग्रीकल्चर यहाँ पर की जाती है। मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही होंगे, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले एरिया से थोड़ा सा अलग होंगे। ठीक है, पांचवी है धान प्रधान सघन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज विद पेडी डोमिनेंस। ये निर्वाह प्रकार की कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, निर्वाह प्रकार की कृषि है। ये देखिए, इसमें देख लीजिए, निर्वाह प्रकार की कृषि की जाती है, मॉनसून एरियाज में की जाती है। ठीक है, यह कृषि का वह रूप है जो मुख्यतः धान पर आधारित होता है। धान का मतलब होता है चावल, चावल पर आधारित है, और आंशिक रूप से एशिया के मानसूनी क्षेत्रों तक सीमित है। कौन से एरियाओं तक सीमित है, ये मानसूनी क्षेत्रों तक ही सीमित है, ध्यान रखना। ठीक है, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशन जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि जो है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय एशिया में की जाती है। और उष्ण कटिबंधीय एशिया भी कौन सी, मानसून एशिया में, मानसूनी एशिया में ये की जाती है। जहाँ पर मानसून बहुत ज्यादा इंटेंस होता है वहां पर इस तरह की चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि की जाती है। जैसे चाइना के ईस्टर्न पार्ट, जापान हो गया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, ये वाले जो क्षेत्र है वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। इसको चार्ज लगाता हूँ मैं, 1 मिनट। चलिए, ठीक है, ये देखिए, मानसूनी जो एरियाज होते हैं वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर ज्यादा की जाती है। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। जहाँ पर मानसून एक्टिव रहता है वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। श्रीलंका वगैरह, फिलीपींस वगैरह। ठीक है, विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ, यह कृषि अत्यधिक सघन होती है। यह कृषि क्या होती है, अत्यधिक सघन होती है।
जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें दोहरी या तिहरी फसलें उगाई जाती है, अर्थात एक ही भूमि पर वर्ष के दौरान कई फसलें उगाई जाती है, जबकि सामान्यतः केवल एक धान की फसल ही उगाई जा सकती है, चावल ही उगाया जाता है। यहाँ की अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल को ही 3 बार उगाया जाता है, जिसे हम अमन, ओस, बोरो कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अमन कब उगाया जाता है, ओस कब उगाया जाता है और बोरो कब उगाया जाता है, ठीक है। धान की फसल के बाद उसी खेत का उपयोग शुष्क मौसम में, अगर थोड़ा सा मानसून एशिया से थोड़ा सा साइड में अगर हम चलें, जहां पर थोड़ा बहुत ड्राई सीजन आता है, तो उस जगह पर धान के अलावा अन्य खाद्यान्न या नकदी फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कि गन्ना उगा दिया जाता है, तंबाकू उगा दिया जाता है, तिलहन उगा दिया जाता है। इसके अलावा रेशेदार फसलें जो होती है, जैसे कि जूट हो गया, वो उगा दिया जाता है। एशियाई किसान अब उन्नत किस्मों और संकर धान के उपयोग से प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं इस पेडी डोमिनेंस की, तो ये मानसूनी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है स्पेशली, ये कहाँ पर किया जाता है, जहां पर जनसंख्या जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां पर इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके उत्पादन की बात करूं मैं, उत्पादन की अगर मैं बात करूं, तो उत्पादन जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन की अगर मैं बात करूं, प्रति व्यक्ति उत्पादन की अगर मैं बात करूं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, ठीक है। मशीनों का यूज, मशीनें कम प्रयोग में ली जाती है, मशीनें कम प्रयोग में ली जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो परिवार के लोग ही खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। मशीनें उपयोग में आती है, लेकिन मशीनों का कम प्रयोग में लिया जाता है, परिवार के लोग ही खेतों में काम करते हैं, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, परिवार के लोग अगर कम पड़ जाते हैं, तो बाहर से मजदूरों को भी लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, काम करने के लिए। ओके, तो ये बातें जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट है धान रहित सघन निर्वाह कृषि। ये भी सघन निर्वाह कृषि है, लेकिन इसमें डोमिनेंसी जो होती है वो चावल की ना होकर के अन्य जो खाद्यान्न फसलें होती है, अन्य खाद्यान्न फसलों की यहाँ पर डोमिनेंसी होती है, ठीक है। ज्यादातर ये मानसूनी एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर मानसून का प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है, और अन्य जो वर्ष के दिन होते हैं वो सूखे होते हैं, और ऐसे एरियाज जहां पर उन सूखे दिनों के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर ज्यादा की जाती है, ठीक है। मैंने जो बोला है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह कृषि का वह रूप है जिसमें धान का प्रभुत्व नहीं होता है, चावल का प्रभुत्व नहीं होता है, ठीक है। स्थान की अगर मैं बात करूं, तो भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और अन्य भौगोलिक कारकों के कारण मानसूनी एशिया के कई भागों में धान उगाना संभव नहीं है। हमें पता है वहां पर बहुत सारे कारण हैं, जलवायुवीय कारण है, भू आकृति का कारण है, मिट्टी का कारण है कि वहां पर चावल की कृषि नहीं की जाती है तो मानसूनी एशिया, मानसूनी लैंड ही है, लेकिन वहां पर धान उगाना संभव नहीं है, तो वहां पर अन्य फसलें उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं उगाया जाता है, सोयाबीन उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, इसके अलावा मक्का उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, इस तरह की कृषि वहां पर की जाती है। यहाँ पर इसमें शामिल किया जा सकता है भारत का जो आंतरिक भाग है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तटीय क्षेत्र जो हो गए वो चावल प्रधान कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, जबकि भारत का जो आंतरिक भाग है, जिसके अगर मैं बात करूं अंदर से, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग हो गया, ये वाले जो क्षेत्र है वो भारत के आंतरिक प्रदेशों में शामिल किया जाता है, और वहां पर विदाउट पेडी डोमिनेंस एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो चाइना है वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर कंप्लीट की जाती है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। कार्य मुख्यतः मानव श्रम पर आधारित होती है, मशीनें बहुत कम उपयोग में की जाती है,
ट्रैक्टर वगैरह थोड़े बहुत उपयोग में किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो मानव श्रम, ह्यूमन लेबर के द्वारा वर्क किया जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि अक्सर फसल विफलता और अकाल से प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है देखो, पेडी डोमिनेंसी जहां पर थी वहां पर क्रॉप फेलियर और फेमाइन बहुत कम आते हैं, लेकिन विदाउट पेडी डोमिनेंसी जो है सघन निर्वाह कृषि है, वहां पर क्रॉप फेलियर कई बार देखी जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, ठीक है, मानसून की विफलता के फलस्वरूप। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, सोयाबीन, जौ, मक्का इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना। गेहूं, सोयाबीन, जौ, मक्का उगाया जाता है। उदाहरण के रूप में मोटे अनाज भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसे कि बाजरा भी यहाँ पर उगाया जाता है, ज्वार यहाँ पर उगाया जाता है, मक्का यहाँ पर उगाया जाता है, रागी यहाँ पर उगाया जाता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो गेहूं जो है पश्चिमी इंडो गंगा मैदान में उगाया जाता है। पश्चिमी इंडो गंगा मैदान का मतलब होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। वहां पर गेहूं उगाया जाता है। बाजरा भी उगाया जाता है, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शुष्क क्षेत्रों में यह उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि की अधिकांश विशेषताएं धान प्रधान कृषि के समान होती है, लेकिन इसमें सिंचाई का उपयोग अधिक किया जाता है। कृषि की अधिकांश विशेषताएं धान प्रधान कृषि के समान होती है, लेकिन ज्यादातर इसमें कृषि जो की जाती है वो सिंचाई के आधार पर की जाती है, सिंचाई सुविधाओं के अधिक उपयोग के कारण की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें की, वाणिज्यिक बागान कृषि, बागानी कृषि की बात हम करते हैं। प्लांटेशन किया जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो वाणिज्यिक मार्केट ओरिएंटेड होगा। सारी जो फसल का जो जितना भी उत्पादन हुआ है वो मार्केट में जाएगा, ठीक है। देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बनाना उगाया जाता है, शुगर केन उगाया जाता है, कोकोआ कॉफी उगाया जाता है, टी गार्डन्स लगाए जाते हैं, कोकोनट उगाए जाते हैं, रबड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। ये लोकेशन आप लोगों के सामने दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा इनको। इधर इस तरीके से देखिए, एक ही क्रॉप इसमें प्रधान होती है और उस प्रधान क्रॉप को ही पूरे एरिया में उगाया जाता है। और ज्यादातर इस तरह की जो एग्रीकल्चर की जाती है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये एग्रीकल्चर की जाती है। चलिए देखते हैं, वाणिज्यिक बागान कृषि जिसे हम कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर कह देते हैं, एक विशेषीकृत वाणिज्यिक खेती का रूप है। कौन सी? विशेषीकृत, जो उष्ण कटिबंधीय कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इंपॉर्टेंट चीज है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जो कि विश्व के अनेक भागों में उष्ण कटिबंधीय भागों में की जाती है। कौन कौन से? प्लांटेशन कृषि शब्द का प्रारंभिक उपयोग विशेष रूप से अमेरिका, वेस्ट इंडीज और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशकों के लिए किया गया था, जहां खेती मुख्यतः अश्वेत व अन्य श्रमिक वर्ग के द्वारा की जाती थी। सिंपल सी बात है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं जैसे कि मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ब्राजील, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, इसके अलावा वेस्ट इंडीज, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। भारत की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, जहां पर चाय की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन एक भूमि स्वामित्व है। प्लांटेशन क्या है? एक तरह से लैंड होल्डिंग है, जो एक उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय फसल के विशेष उत्पादन के लिए विकसित किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जो फसल होगी उसके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन के लिए विकसित किया जाता है, जिसका उत्पादन जो है वो बाजार के लिए होता है। किसके लिए होता है? बाजार के लिए होता है। हालांकि जलवायु संबंधी खतरे जैसे कि तेज हवाएं, इसके अलावा स्थलाकृति, इसके अलावा ड्रेनेज
हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, इनकी स्थिति प्लांटेशन के विकास में बाधा डाल सकती है और उसे रोक भी सकती है, ठीक है? तेज हवाएँ हो गई तो अ, जो भी हमने प्लांटेशन किया उसके जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। मिट्टी अगर ढंग की नहीं है तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। जलवायु अगर हज़ार्ड्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। टोपोग्राफी अगर ढंग की नहीं है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जल निकास अगर ढंग का नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर मान लो हमें चाय की एग्रीकल्चर करनी है तो टोपोग्राफी जो है वो स्लोप वाली होनी चाहिए। विदाउट स्लोप वाली जो टोपोग्राफी है उसमें हम चाय की जो प्लांटेशन है वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठहरा हुआ पानी उसकी जड़ों में नहीं चाहिए, बहता हुआ जल चाहिए, ठीक है? इसके अलावा सुगमता, एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वनस्पति को साफ करने की जो कठिनाई है, उष्णकटिबंधीय मिट्टी का तेजी से क्षरण भी हो जाता है और मृदा अपरदन प्लांटेशन कृषि की मुख्य समस्याएं, इंपॉर्टेंट लाइन। ध्यान रखना प्लांटेशन एग्रीकल्चर की मुख्य समस्याएं क्या है? एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ध्यान रखना प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा का सारा लेबर ओरिएंटेड होता है। मैनुअली लेबर का उपयोग किया जाता है, हाथों से काम किया जाता है, मशीनों से काम नहीं किया जाता है, ठीक है? इसलिए लेबर की अवेलेबिलिटी की भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा चाय के बागानों में औरतें जो हैं वो एक-एक करके पत्तियों को चुनती है और वो काम मशीनों से नहीं हो सकता है कि भाई साहब थ्रेशर लगा दिया चल बनी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इसके अलावा ऐसे एरियाज़ में मृदा अपरदन का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश से मृदा अपरदन का खतरा भी रहता है, ठीक है? तो ये मुख्य समस्याएँ की देखी जाती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। प्लांटेशन फार्म सामान्यतः बड़े आकार के होते हैं, ध्यान रखना, छोटे-छोटे फार्म्स नहीं होते हैं, जैसे अपने मानसून लैंड होते हैं, चावल छोटे-छोटे खेतों में उगाया जाता है। लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लांटेशन में लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी होती है और मुख्यतः कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन होती है। मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में ये एग्रीकल्चर की जाती है? कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये एग्रीकल्चर की जाती है। फार्म का आकार मेघालय भारत में लगभग 40 हेक्टेयर से लेकर के लाइबेरिया में 60,000 हेक्टेयर तक होता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, उन मुख्य फसलों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन-सी फसल प्लांटेशन की कैटेगरी में शामिल नहीं की जाती। तो यहाँ पर प्लांटेशन कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, जो आपके सामने दी गई है रबर, ऑयल पाम, कॉटन, बेवरेजेज़ बेवरेजेज़ में हम शामिल करें तो कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कोकोआ हो गया, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इसके अलावा अनानास, फलों में अनानास, केला हो गया, शुगरकेन हो गया, जूट हो गया, तो ये सारे जो नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। आपको दे सकता है केला, आपको दे सकता है अनानास, आपको दे सकता है गन्ना, आपको दे सकता है चावल, ठीक है? बहुत से लोग मानते हैं कि चावल जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, लेकिन चावल प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। चावल की पौध लगाई जाती है, सबको पता है कि चावल की पौध को उखाड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, तो इसे हम प्लांटेशन नहीं कह सकते। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होती है, प्लांट किया जाता है, प्लांटेशन नहीं है वो, प्लांट किया जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चावल होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? बहुत से लोग चावल को प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मानते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि प्लांट किया जाता है उसके पौधे को, लेकिन प्लांट नहीं किया जाता है, प्लांट तो किया जाता है लेकिन वो प्लांटेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर महाद्वीपों में अलग अलग की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया में जूट जो पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जूट का 96% अकेला एशिया करता है। रबर 90% एशिया करता है। चाय का 87% पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन जो है वो एशिया के द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप में होता है। पूरे वर्ल्ड का 37% प्रोडक्शन नारियल का एशिया में किया जाता है। तंबाकू का 46% एशिया में किया जाता है। इसके अतिरिक्त गन्ना हो गया, केला हो गया, पाम ऑयल हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल रीजन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। 8वें नंबर का। 8वें नंबर की जो एग्रीकल्चरल टाइप है, डर्वेंट विटलेसी के क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं
मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, ये देखिए भूमध्य सागरीय कृषि यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर की जाती है। ये मध्य चिली हो गया, इसके अलावा जो पश्चिमी केप है, केप प्रांत है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है। इसके अलावा जो भूमध्य सागरीय आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। और इसी तरह की विशेषताएं रखने वाले विश्व के अन्य अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कृषि की जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि की अगर मैं बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, जहां पर वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल सूखा होता है, वहां एक विशिष्ट प्रकार की कृषि विकसित हुई है। उस कृषि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र, वर्ल्ड के ऐसे क्षेत्र जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल में शुष्कता पाई जाती है, वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की कृषि की विकसित हुई है। उस कृषि को कहा जाता है भूमध्य सागरीय कृषि। स्थानों की अगर मैं बात करूं, लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ ये कृषि की जाती है, तो यह कृषि मुख्यतः है यूरोप, एशिया माइनर और उत्तरी अफ्रीका के जो भूमध्य सागर के साथ लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर ये कृषि की जाती है। देखिए यहाँ पर ये यूरोप हो गया, ये एशिया माइनर हो गया, ये अफ्रीका के जो उत्तरी भाग है, कोस्टल एरियाज, वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जिस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, भूमध्य सागर के आसपास जिस तरह की जलवायु विशेषता पाई जाती है, उस तरह की जलवायु विशेषता अगर विश्व के अन्य प्रदेशों में पाई जाती है तो वहां पर भी इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे कि कैलिफोर्निया में की जाती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में की जाती है। इसके अलावा मध्य चिली में इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत का दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भी की जाती है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सॉरी, रबड़ काम नहीं कर रहा आज। ध्यान रखना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग हो गया। इसके अलावा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर प्रैक्टिस में लिया जाता है। ठीक है, विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का कृषि परिदृश्य जो है वो मुख्यतः निम्न कारकों से प्रभावित होता है। कैसे? लंबा शुष्क ग्रीष्म काल होता है वहां पर, शीतकाल में वहां पर वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो सूखा पड़ता है उसके दौरान कृत्रिम रूप से सिंचाई की व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो विश्व के वाइन उद्योग के केंद्र माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व के वाइन उद्योग यानी कि शराब उद्योग के केंद्र माने जाते हैं। ओके, यहाँ पर कई फसलें घरेलू उपयोग के लिए भी उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं यहाँ पर उगाया जाता है, जौ भी यहाँ उगाया जाता है, सब्जियां भी यहाँ पर उगाई जाती है। ये घरेलू उपयोग के लिए उत्पादित की जाने वाली वस्तु है, लेकिन निर्यात के लिए यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती है। जैसे खट्टे फल यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैतून की एग्रीकल्चर की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानी क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है, और जहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, खट्टे फलों की कृषि की जाती है। ओके, सिट्रस फ्रूट्स की एग्रीकल्चर वहां पर की जाती है। इन्हें हम अगर कहें तो इन्हें हम ऑर्चार्ड्स ऑफ वर्ल्ड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी हम इन्हें कह देते हैं। वाइन इंडस्ट्री, सिट्रस फ्रूट्स की यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। मेडिटेरेनियन जो लैंड्स हैं वो ऑर्चार्ड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ऑर्चार्ड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th नंबर का, वाणिज्यिक अनाज कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यहाँ पर जो ग्रेन फार्मिंग की जाती है, स्पेशली गेहूं,
गेहूं यहाँ पर उगाया जाता है, और गेहूं जो उगाया जाता है वो यहाँ पर देखो, एक तो गेहूं का उत्पादन हमने पढ़ा था, निर्वाह प्रकाश की कृषि, गहन निर्वाह कृषि विदाउट पेडी डोमिनेंस हमने पढ़ा था, जो मानसूनी एरियाज के आंतरिक भागों में की जाती थी। ठीक है, एक गेहूं वहां पर जो गेहूं की कृषि की जाती थी, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसकी जो खेती की जाती थी वहां पर, वो अपने खुद के उपभोग के लिए की जाती थी, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती थी, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और परिवार के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर जो कृषि की जाती थी वो मैनुअल लेबर के आधार पर की जाती थी, मतलब वहां पर घर के लोग ही वहां पर खेतों में काम करते थे, और अगर घर के लोग कम पड़ रहे हैं तो बाहर से मजदूरों को मंगवा करके भी वहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्रेन फार्मिंग की जाती है, लेकिन वो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। बड़े-बड़े खेत होते हैं जहाँ पर मशीनों से काम होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम किया जाता है। ध्यान रखना, हमारे इंडिया में होने वाले जो गेहूँ उत्पादन है, वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाता है। जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या जो है, वहाँ पर मैंने ज़्यादा लिखा था, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। खेतों का जो आकार होता है, खेतों का आकार, वहां पर खेतों का आकार कैसा था, छोटा था, और यहाँ पर खेतों का आकार वो जो है वो बड़ा होगा। इसे हम उसे हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते थे, मतलब गहन निर्वाह कृषि कहते थे, और ये जो है वो विस्तृत कृषि की जाती है, इसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। बाजारोन्मुख, बाजारोन्मुख, मार्केट ओरिएंटेड ये एग्रीकल्चर की जाती है। मशीनों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, वहां पर मशीनों का उपयोग नहीं किया गया था ज्यादा, यहाँ पर मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, खाद जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्पादन जो है वो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन, हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो कम होता है, और वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या था, ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है, प्रति व्यक्ति उत्पादन वो ज्यादा होता है। वहां पर क्या था, इससे जस्ट उल्टा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन विशेषताओं के बारे में। वाणिज्यिक अनाज कृषि एक बाजार उन्मुख, मार्केट ओरिएंटेड कृषि का प्रकार है, जिसमें किसान मुख्यतः गेहूं उगाने में विशेषज्ञ होते हैं। क्या उगाने में विशेषज्ञ होते हैं? गेहूं उगाने में विशेषज्ञ होते हैं, और कम मात्रा में चावल और मक्का भी उगाते हैं। ध्यान रखना। स्थानों की अगर मैं बात करूं तो विश्व के प्रमुख गेहूं क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मतलब शीतोष्ण, समशीतोष्ण या शीतोष्ण घास प्रदेश जो होते हैं, घास प्रदेश, वहां पर इस तरह की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया डाउन्स। उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक मैदान है, जिसे हम कह देते हैं प्रेयरीज, वहां पर की जाती है। रूस के जो स्टेपी क्षेत्र है वहां पर की जाती है। अर्जेंटीना की जो पंपास क्षेत्र है वहां पर की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी जो क्षेत्र है वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो विशेषताएं देखिए यहाँ पर, वाणिज्यिक अनाज कृषि मूलतः क्या है, विस्तृत टाइप की है। किस टाइप की है? विस्तृत टाइप की है। और वो कैसी थी? वो गहन टाइप की थी। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं ये है कि यहाँ पर खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और हमारे यहाँ पर इंडिया में खेतों का आकार कम होता है। भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है, और हमारे इंडिया में भारी मशीनों का उपयोग ना करके मैनुअल लेबर यूज होता है। सिंचाई यहाँ पर और इरिगेशन यहाँ पर बहुत कम किया जाता है, और इंडिया में अधिक जनसंख्या को फीड करने के लिए सिंचाई की सुविधाएं बहुत ज्यादा की जाती है, मतलब सिंचाई से उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स का उपयोग भर भर के किया जाता है, ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जनसंख्या के पेट को भरा जा सके। ठीक है,
फर्टिलाइजर्स ही खा रहे हैं हम लोग, एक तरह से देखा जाए। उत्पादन की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और हमारे यहाँ पर उत्पादन की दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? खेतों का बाज़ार से अधिक दूरी पर स्थित होना, बाज़ार आस-पास ही होते हैं हमारे यहाँ पर क्योंकि छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाज़ार होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी विशेषताएँ हमने पढ़ ली। मशीनों के व्यापक उपयोग से किसान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर पाते हैं और यह कृषि अन्य सभी प्रकारों की तुलना में सबसे अधिक मशीनीकृत, हाइली मैकेनाइज्ड होती है। सबसे ज़्यादा मशीनों का जो यूज़ किया जाता है वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ही किया जाता है। इवन अगर मैं कहूँ तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है, उसे हम सूटकेस इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सूटकेस अर्थव्यवस्था के नाम से हम इसे जानते हैं, सूटकेस अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, खेत तो किसी और के होते हैं, वहाँ पर मज़दूर जो है वो अपनी मज़दूर जो है वो मशीनों के द्वारा मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ही मज़दूर रखे जाते हैं। मज़दूर मज़दूर मैनुअली खेतों में काम नहीं करते। मज़दूर जो है ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, थ्रेशर चलाते हैं। मज़दूर जो वो हेलीकॉप्टर चला कर के और खेत में थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र छिड़क देते हैं। ठीक है, मज़दूर वहाँ पर मशीनों के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है। वहाँ पर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है, एग्रीकल्चर को काट करके, हार्वेस्टिंग कर कर के उसके जो क्रॉप है, फसल है, अनाज जो है वो निकाल लिया जाता है, उसे मार्केट में बेच दिया जाता है और उस मार्केट में बेचने से जो पैसा आता है, उसे एक गाड़ी आती है खेत के अंदर जो घर होता है उसमें गाड़ी आती है, सूटकेस लेकर के आती है, सूटकेस भर करके वापस ले जाती है। और जो जिस मज़दूर ने मशीन ऑपरेट की है, एक 3-4 होते हैं केवल, ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत बड़े फार्म में 3-4 मज़दूर ही होंगे, वो सारे मशीनों का यूज़ करेंगे और वो मज़दूर बस अपना हिस्सा रख लेते हैं और बाकी उनको देते हैं। इसलिए इसे सूटकेस अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। मुख्य फसलें जो हो गई यहाँ पर प्रमुख फसल तो जो है गेहूँ है, इसके अलावा मक्का, जौ, जई हो गई। गेहूँ उत्पादन के जो क्षेत्र है यहाँ पर 2 तरह के गेहूँ उत्पादन के जो क्षेत्र है वो देखे जाते हैं, प्रमुख पट्टियाँ होती हैं। एक तो शीतकालीन गेहूँ पट्टी हो गई और एक वसंतकालीन गेहूँ पट्टी हो गई। जब हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन पढ़ेंगे ये तो व्हिटलेसी के अकॉर्डिंग है। वैसे वितरण अगर हम पढ़ेंगे तो गेहूँ की पट्टियों का वितरण हम पढ़ेंगे, मक्का बेल्ट हम पढ़ेंगे, चावल हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम शीतकालीन गेहूँ पट्टी और वसंतकालीन गेहूँ पट्टी को हम वहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर बस इतना जान लो कि गेहूँ उत्पादन को प्रमुखतः 2 पट्टियों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है, शीतकालीन गेहूँ पट्टी और बसंतकालीन गेहूँ पट्टी। नेक्स्ट है यहाँ पर 10वें नंबर का मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, प्लस फसल उत्पादन भी किया जाता है। फसल उत्पादन भी किया जाता है और वो किस रूप में, वाणिज्यिक रूप में। पशुओं का पालन भी वहां पर किया जाता है वाणिज्यिक रूप में और फसलों का उत्पादन भी वहां पर वाणिज्यिक उपयोग में किया जाता है। मिश्रित कृषि में किसान फसलों की खेती और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ साथ करते हैं और दोनों से क्या प्राप्त करता है, इनकम प्राप्त करता है। इस प्रकार मिश्रित कृषि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और फसल आधारित अर्थव्यवस्था के बीच एक संक्रमण का कार्य करती है। मिश्रित जो कृषि होती है वह पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और फसल आधारित अर्थव्यवस्था के बीच एक ट्रांजिशन का काम करती है। ट्रांजिशन का मतलब हो गया उसमें वाणिज्यिक फसल उत्पादन भी किया जाएगा और उसमें वाणिज्यिक पशुपालन उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक है, दोनों कार्य उसमें होंगे और दोनों कार्य जो होंगे वो वाणिज्यिक रूप से होंगे, मार्केट ओरिएंटेड होंगे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यह कृषि मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है। यूरोप में अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड से लेकर के मध्य यूरोप होते हुए रशिया तक ये एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ये की जाती है। अर्जेंटीना के जो पंपाज एरियाज होते हैं वहां पर ये की जाती है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये की जाती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में ये की जाती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में की जाती है। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो स्टेपी व सॉरी स्टेपी नहीं, स्टेपी तो ये हो गया, इसमें हो गया स्टेपी व शीतोष्ण जो प्रदेश है वहां पर ये की जाती है। इसके अलावा सिंपल से अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये जो एरियाज हैं वो सारे शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक पशुपालन भी किया जाता है और वाणिज्यिक फसल उत्पादन भी किया जाता है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं ये है कि
विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मशीनों और कृषि भवनों पर अधिक व्यय किया जाता है। ठीक है, मशीनों, उर्वरकों और आधुनिक साधनों का व्यापक उपयोग किया जाता है। किसानों को कृषि पहलुओं, यानी कि फार्मिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबका ज्ञान होना आवश्यक होता है, ताकि वे अपने उत्पादों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सके और उनकी मार्केटिंग कर सके। मिश्रित खेत जो है वो आकार में मध्यम होते हैं और इनमें मुख्यतः निम्न फसलें उगाई जाती हैं। विस्तृत एग्रीकल्चर जो यहाँ पर की जाती थी, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, उससे थोड़े छोटे होते हैं यहाँ पर खेतों के आकार, जिनमें पशुपालन भी किया जाता है और एग्रीकल्चर भी किया जाता है, सॉरी क्रॉप फार्मिंग भी की जाती है। वहाँ पर काम करने वाले जो फार्मर्स होते हैं, उनको सारे जो भी जितने भी रिलेटेड जो ज्ञान होते हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती है, वो सारी की सारी आनी चाहिए, उत्पादन से रिलेटेड भी और मार्केटिंग से रिलेटेड भी। यहाँ पर उगाई जाने वाली जो क्रॉप्स हैं, उनमें गेहूँ, जौ, जई और राई हो गया। कई किसान जो है वो फसल चक्र भी अपनाते हैं यहाँ पर। कई किसान जो है वो यहाँ पर फसल चक्र भी अपनाते हैं, जिसमें कुछ वर्षों में अनाज के स्थान पर जड़ फसलें, रूट क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे शलजम हो गया, आलू हो गया, इस तरह की फसलें भी वहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा दलहन में मटर हो गया, सेम हो गया, क्लोवर हो गया, ये उगाए जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम करना पड़े, इसके लिए वो दलहन फसलें भी उगा देते हैं। कई मिश्रित खेतों में कुछ औद्योगिक फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कि चुकंदर उगा दिया जाता है, हॉप्स उगा दिया जाता है, तंबाकू उगा दिया जाता है, सण उगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की एग्रीकल्चर भी यहाँ पर की जाती है। देखिए इस तरह से एक्सटेंसिव यहाँ पर कमर्शियल लैंड फार्म्स होते हैं, जिन्हें जिनमें पशुपालन भी किया जाता है प्लस खेती भी की जाती है, दोनों की जाती है। निर्वाह फसल एवं पशुपालन, वहां पर जो 10th नंबर में जो फसल उत्पादन और पशुपालन किया जा रहा था, वो किया जा रहा था वाणिज्यिक उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पर फसल और पशुपालन जो किया जाएगा वो निर्वाह उद्देश्य से किया जाता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में किसान फसलें उगाते तो हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः अपने निर्वाह के लिए और स्थानीय बाजार में थोड़ा बहुत बेचने के लिए। कुछ भी नहीं बेचते यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन अगर सरप्लस हो जाता है तो बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्थानीय बाजार में कुछ भी नहीं बेचते हैं। ठीक है, देखो सरप्लस कहीं पर भी होगा तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ज्यादा पैदावार हो गई तो हम उसे खराब होने के लिए पटक देते हैं कि भाई साहब ये ज्यादा पैदावार हो गई, हम इसको नहीं रखें। थोड़ा बहुत मार्केट में बेच दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर स्थानीय बाजार में कुछ भी नहीं बेचते हैं। ठीक है, इनकी आय जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और इतनी कम होती है कि वे कभी कभी अपनी उपज से अच्छे बीज भी बचाकर अगली बुआई के लिए नहीं रख पाते हैं। इतनी आय कम होती है इनकी। तो आप स्पेशली ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय बाजार में अपना उगाया हुआ ये कुछ भी नहीं बेचते हैं, सब कुछ अपने और अपने परिवार के लिए ही रखते हैं। इवन इनकी आय इतनी कम होती है कि कभी कभी तो अपनी उपज से जो ये उपज करते हैं खुद के लिए, उसमें से अच्छे बीज भी नेक्स्ट टाइम के लिए उगाने के लिए भी नहीं रख पाते। ठीक है, यह है कृषि दक्षिणी मेक्सिको, इंपॉर्टेंट है ये। यह कृषि दक्षिणी मेक्सिको, तुर्की, ईरान, इराक आदि के कुछ भागों में पाई जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां धीरे धीरे अधिक वाणिज्यीकृत होती जा रही है। देखा, कहा था ना मैंने कि ये स्थानीय बाजार में पहले नहीं बेचते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत ये स्थानीय बाजार में बेचने लगे हैं। ध्यान रखना, लेकिन हमें तो उसके अनुसार ही पढ़ना है, डरविन फिटलेसी के अनुसार, तो वो ध्यान रखना। इस प्रकार वर्तमान में यह कृषि विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि के बहुत सीमित भाग में ही पाई जाती है, बहुत सीमित भाग में पाई जाती है। कुल कृषि योग्य जो भूमि होती है, उस कृषि योग्य भूमि बहुत छोटे से पार्ट पर ये इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है कि उस लैंड पर केवल अपने लिए फसल उगाई जाए और केवल अपने लिए पशुपालन किया जाए। बहुत कम एरियाज में की जाती है। ठीक है, ज्यादातर एरियाज में ये जो रूप है वो परिवर्तित हो चुका, वाणिज्यिक रूप इसका धारण कर चुका। मुख्य फसलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण फसलें जो है वो यहाँ पर जौ और गेहूं है। मुख्य खाद्यान्न फसलों में अगर मैं बात करूं तो राई, मक्का हो गया। इसके अलावा अन्य फसलों की अगर मैं बात करूं तो आलू और जौ हो गया। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो निर्वाह प्रकार की मिश्रित कृषि जो की जाती है वो की जाती है। एक मिनट। निर्वाह प्रकार की जो कृषि की जाती है, पशुपालन मिश्रित कृषि की जाती है, वो मुख्यतः उत्तरी यूरोप, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट जिसे हम कह देते हैं, और मेक्सिको का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो फसल उत्पादन और पशुपालन मुख्यतः स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पारंपरिक खेती अपनाई जाती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड अपनाए जाते हैं।
सीड क्वालिटी जो होती है, बीजों की गुणवत्ता होती है वो जो निम्न होती है, कम होती है, मतलब निम्न का मतलब पशुपालन जो है वो भी कम विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता, बस खुद का काम चल जाए। पूंजी निवेश बहुत कम होता है। प्रमुख फसलें हो गई गेहूं, मक्का, राई, जौ। प्रमुख पशु हो गए भेड़ हो गया, बकरियां हो गई। नेक्स्ट है 12वां वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। जिसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। देखिए यहाँ पर की जाती है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। यूरोप वाले ये हिस्से हो गए, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये वाले एरियाज हो गए। भूमध्य रेखीय जो थोड़ा सा एरिया है। इसके अलावा रशिया वाला जो आंतरिक एरियाज है वहां पर की जाता है। इसके अलावा कनाडा वाले जो एरियाज है। इसके अलावा उत्तर अमेरिका के जो, अगर मैं कहूँ औद्योगिक क्षेत्र है, उनके आसपास वाले एरियाज होंगे। इसके अलावा कोलंबिया जो क्षेत्र है, थोड़ा सा कनाडा का जो पश्चिमी कोलंबिया क्षेत्र है, वहां पर ये किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ये वाले जो एरियाज है जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड वाले ये जो पार्ट है वहाँ पर ये इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। देखिए पढ़ते हैं हम इसके अंदर। दुग्ध उत्पादन वह कृषि है जिसमें गाय, भैंस आदि पशुओं को दूध तथा दूध से बने उत्पाद, जैसे कि मक्खन हो गया, पनीर, चीज हो गया, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, या ड्राई मिल्क हो गया, इसके लिए पाला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो पशु होते हैं उनके मांस के लिए उन्हें पाला जाता है, ना दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनके लिए पाला जाता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्यतः एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। स्पेशलाइज्ड जो कंट्रीज के नाम देखे हैं यहाँ पर, देखिए यूरोप के देश अभी अपने देखे थे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर इस तरह की एक कृषि की जाती है। और यह कृषि जो है वो कुल कृषि आय का लगभग 40% योगदान देती है। जितनी भी जो अदर कृषि होती है उनमें से कुल कृषि जो होती है उसमें से 40% योगदान तो केवल डेयरी फार्मिंग का ही होता है। ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो ये ध्यान रखना कि ये एक पूंजी प्रधान कृषि होती है। पैसा बहुत चाहिए डेयरी फार्मिंग के लिए। ध्यान रखना, डेयरी फार्मिंग के लिए पैसा बहुत चाहिए, मशीनें चाहिए, फ्रीजर चाहिए, दूध भंडारण चाहिए, चारा भंडारण के लिए संरचनाएं चाहिए, फीडिंग टावर चाहिए, साफ सफाई करने वाली चाहिए, मशीनें चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। आधुनिक डेयरी फार्म के विकास के लिए लंबे समय और भारी निवेश की आवश्यकता होती है। टाइम भी लंबा होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है यहाँ पर? क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, जैसे कि हो गया मिल्किंग मशीन यानी कि दूध निकालने वाली मशीन हो गई, फ्रीजर हो गए, ठीक है, मिल्क स्टोरेज यूनिट्स होने चाहिए, चारा भंडार के लिए संरचनाएं होती है, फीडिंग टावर्स होते हैं। डेयरी में पशुओं की संख्या देश और फार्म के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। किस तरह का देश है, किस तरह की जनसंख्या है, वहां पर किस तरह का वहां पर फार्म रखा जाता है, वो देश और फार्म के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है पशुओं की संख्या। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में सामान्यतः 1 एकड़ भूमि पर एक गाय का अनुपात पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, विश्व के कुल उत्पादन दूध उत्पादन का लगभग 80% यूरोप, रूस, एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। आधुनिक डेयरी कृषि में उन्नत पशु प्रजनन और हर्ड मैनेजमेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। उन्नत कृषि कैटल ब्रीडिंग यहाँ पर की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखा जाता है, चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है, उनका सब कुछ ध्यान रखा जाता है, डॉक्टर वगैरह सब कुछ रखते हैं वो अपने साथ। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, दूध उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। देखो पशुओं का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो दूध भी नहीं देंगे ढंग से। तो सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है उनका। ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं उनके अपने खुद के। समशीतोष्ण क्षेत्रों में एक स्वस्थ गाय सामान्यतः लगभग 3000 किलोमीटर दूर प्रति वर्ष देती है। अब 13 नंबर का जो है यहाँ पर लास्ट जो कृषि का प्रकार है डार्विन ट्विटलेसी के अनुसार, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। विशिष्ट उद्यानिकी एवं पुष्पोत्पादन, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। ये पर यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। ये वाली शानदार चीजें यहाँ पर बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, ताकि फूलों का अच्छी तरीके से उत्पादन किया जा सके। इसमें ट्रक फार्मिंग भी इंक्लूड की जाती है। ये देखिए इसमें इस तरीके से फसलें उगाई जाती है, सब्जियां उगाई जाती है, शानदार। एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्रियलाइज जो एरियाज होते हैं उनके लिए ये देखिए पुष्प उगा रखे हैं ट्यूलिप टाइप के। ये देखिए शानदार शानदार। ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। विशेष रूप से सब्जियां, फल, फ्रूट्स
फल फ्रूट्स, फूल फ्लावर्स उगाने की उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स उगाने की जो उद्यानिकी होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। विशिष्ट उद्यानिकी और पुष्पोत्पादन में फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन बागानों और किचन गार्डन्स में केवल शहरी बाजार के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, किसके लिए किया जाता है? जो अर्बन मार्केट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। मार्केट गार्डनिंग उत्तर पश्चिमी यूरोप के घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप होता है, जैसे मान लो मैंने ये यूरोप बना दिया, तो यहाँ वाले जो एरियाज होते हैं, यहाँ वाले जो एरियाज होते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं, उनके लिए ये एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, इनमें एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी अमेरिका में अत्यधिक विकसित है, जहां मांग बहुत ज्यादा है। उत्तर पूर्वी जो अमेरिका है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, जहां पर उद्योग उद्योग जो है अमेरिका के बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए उसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका है, पूरा उत्तरी अमेरिका नहीं है। जो यूएसए है, यूएसए एक कंट्री है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये बना दिया ऐसे, ये मैंने बना दिया, ये कनाडा बन गया और ये अमेरिका हो गया, यहाँ ये अमेरिका हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अमेरिका का, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है और यहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर को ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे फलों और सब्जियों को खेत से बाजारों तक ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी ट्रक फार्मिंग जलवायु के कारण विकसित की जा सकती है। जलवायु अच्छी होती है इसलिए वहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। योजना बनाकर ऐसे क्षेत्रों में समशीतोष्ण फल और सब्जियां उगाई जाती है जिनकी शहरी क्षेत्रों में अधिक मांग होती है। ध्यान रखना, शहरी क्षेत्रों में मांग होती है, इसलिए समशीतोष्ण क्षेत्रों में बहुत प्लान करके फल और सब्जियां उगाई जाती है। मार्केट गार्डन आमतौर पर शहरों के बाहर या उन क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां जलवायु और मिट्टी विशेष रूप से अनुकूल होती है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं इसकी, तो खेती का जो आकार होता है, स्केल, खेतों का आकार नहीं, खेती का जो स्केल होता है वो छोटा होता है और अत्यधिक सघन होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है। छोटे छोटे खेतों में उगाई जाती है। विशेष रूप से हर एक पौधे पर ध्यान दिया जाता है, हर एक पौधे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक पौधा खराब हुआ तो आसपास के पौधों को वो ले ढलेगा, इसलिए हर एक पौधे पर वैज्ञानिक रूप से ध्यान दिया जाता है। भूमि पर श्रम, पूंजी और संगठन का गहन उपयोग होता है। मैनुअल लेबर यहाँ पर काम की जाती है, मशीनों से काम नहीं किया जाता है। अधिक कार्यभार के समय किसान और उसके परिवार के सदस्य लगभग पूरे दिन को लेकर के राउंड द क्लॉक कार्य करते हैं, पूरे दिन कार्य करते हैं। ठीक है, फसल उगाने की विधियां सामान्यतः पारंपरिक होती है, अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है इसलिए यह श्रम प्रधान कृषि है। मशीनों से यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता, हाथों से काम किया जाता है। यहाँ पर जहां मिट्टी उपजाऊ होती है और जल्दी फसल संभव होती है, वहां कम भूमि पर अधिक फसलें उगाने के लिए अत्यधिक श्रम और कौशल लगाया जाता है। जहां पर मिट्टी अच्छी होती है, वहां पर जल्दी फसल उग जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? कम से कम भूमि का उपयोग किया जाता है और वहां पर अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर का और ज्यादा से ज्यादा उस लेबर की स्किल का, ह्यूमन स्किल का यूज किया जाता है। ठीक है, स्थानों की अगर मैं बात करूं तो स्थान इंपॉर्टेंट है। उद्यानिकी निम्न क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुई है। उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है, जहां पर जनसंख्या अधिक है, वहां पर ये विकसित हुई है। ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इटली, वहां यहाँ पर ये विकसित हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी जो एशिया है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, वहां पर खजूर उत्पादन के लिए भी इस तरह के फार्म्स लगाए जाते हैं। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों की खेती की जाती है, अनानास उगाए जाते हैं, आम उगाए जाते हैं, इस तरह की गार्डनिंग में। ठीक है, अतिरिक्त विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो खेत छोटे आकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्षेत्र चुने जाते हैं जहां पर परिवहन और कंजम्पशन सेंटर्स की अच्छी सुविधा हो। ध्यान रखना, ये चीजें जल्दी खराब हो जाती है
तो कंजम्पशन सेंटर्स जो है वो आसपास होने चाहिए और उन कंजम्पशन सेंटर्स तक उन कमोडिटीज को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन जो लिंक्स होते हैं वो भी अच्छे विकसित होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन अत्यधिक सघन होता है। यहाँ पर सब्जी उत्पादन अत्यधिक सघन होता है क्योंकि सुबह शाम लोगों को सब्जियां चाहिए। अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कृषि का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। ऐसे नहीं कि बस फसल उगा दी और छोड़ दी। एक व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखा जाता है, साइंटिफिक तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइए। लाइक करिए अगर क्लास अच्छी लगी तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेट का मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और कमेंट जरूर करिए आप लोग। कमेंट बिल्कुल नहीं करिए। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास में कोई कमी है तो वो बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।